एक चीज होती है महंगाई दर। तो 3 साल का अगर आप इन्फ्लेशन एवरेज लें तो 6.2% बैठता है। 3 साल पहले गन्ने का रेट 370 रुपये। अगर 370 का 6% मैं उसमें ऐड करूं तो लगभग 23 रुपये के आसपास की कैलकुलेशन आती है पहले साल। तो 370 में 23 रुपये जोड़ दीजिए, पहले साल का इन्फ्लेशन एड्रेस हो गया। दूसरे साल में अगर आप 370 में 23 रुपये जोड़ते हैं तो 393 का रेट हो जाता है। तो आप 3 साल का जब इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो इन्फ्लेशन की वैल्यू के हिसाब से सिर्फ इन्फ्लेशन के आधार पे 444 रुपये बैठते हैं। आपने किया कितना है? 400। उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो गन्ना किसान है, वो 44 रुपये तो महंगाई दर से घाटे में है। पहले सरकारों ने 10 रुपये दिए थे, हमने 15 दे दिए। अरे भाई, इन्फ्लेशन बढ़ा है, आर्थिक परिस्थितियां बढ़ी हैं। नेता और मीडिया की जुगलबंदी से किसान को ये भ्रमित किया जा रहा है कि जैसे उससे बहुत कुछ मिल गया। और जो लोग खुशियां मना रहे हैं उनके ये कारण नहीं है कि उन्हें पैसे ज़्यादा मिल गए या वो सेटिस्फाइड है। वो इसलिए खुशियां मना रहे हैं क्योंकि आज अगर जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में ना बैठे होते तो वही लोग जो आज जश्न मना रहे हैं वो सड़कों पे गन्ना लेके बैठे। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे तो गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और पिछले 4 दशक तक लगातार पूरे वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स और यहाँ का बाजार दोनों गन्ने के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। अभी गन्ने का भाव बढ़ाया है प्रदेश सरकार ने 30 रुपये क्विंटल, और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत हिस्टोरिकल स्टेप हो गया है। बड़ा बदलाव किसानों की ज़िंदगी में इससे आएगा। तो किसानों की ज़िंदगी में रियल में कितना बदलाव आने वाला है इससे, और इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे आज हम मनीष भारती जी से। मनीष भारती जी प्रगतिशील किसान हैं और मनीष जी के दादाजी चौधरी महाराज सिंह भारती जी मेरठ से 1967 में एमपी भी रहे हैं। प्रगतिशील राजनीति करते हैं मनीष जी, किसानों के मुद्दों पर लगातार सवाल करते हैं सत्ता से, किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है मनीष। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई। कैसे देख रहे हैं आप ये जो 30 रुपये बढ़े हैं? कहा जा रहा है सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है तस्वीरों की, आज भी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नेताओं को गुड़ खिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप ले लिया सरकार ने। सही है किस्सा या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन वो किस्सा, उस किस्से से मैं अपनी बात को शुरुआत करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने ऐसा किया था, तो कुछ लोग कहते हैं मसोलिनी ने किया था, तो कुछ लोग स्टालिन का नाम ले देते हैं। पर मैं कहता हूँ चलो हिटलर को ही मान लेते हैं कि एक बार हिटलर एक अपने मीटिंग रूम में आए तो उनके बगल में एक मुर्गा था। आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उस मुर्गे के एक एक पंख उतारने शुरू करे और मुर्गा चीखता रहा और चिल्लाता रहा और लहू लुहान होकर अधमरा हो गया। और जब वो अधमरा हो गया तो उन्होंने वो उस मुर्गे को ज़मीन पे रखा और जेब से 2 दाने निकाले मक्का के और उस मुर्गे को दे दिए, और मुर्गे ने वो 2 दाने खाए और हिटलर के पीछे पीछे चल पड़ा। कमरे के दरवाजे पे हिटलर ने रुक के अपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि यही लोग हैं। जनता की समझ इतनी ही है कि आप कितना भी अत्याचार करो, कितना भी उनके साथ बुरा व्यवहार करो, 2 दाने दे दो, वो अपने दुख सब भूल जाता है। आज भारत के जो किसान हैं ओवरऑल, पिछली 10-15 सालों की जो सरकारें हैं, उससे पहले भी सरकारें बहुत बुरी थी, लेकिन मौजूदा सरकार का कोई मुकाबला नहीं है बुरा होने में। इन जैसी बुरी सरकार कम से कम किसानों के लिए नहीं हो सकती। रहा सवाल गन्ने का किसान, तो गन्ने के किसान के साथ वही मुर्गे वाली परिस्थिति है। रविंद्र भाई, एक बिल्कुल बेसिक सा गणित है। मुझे नहीं पता कि हमारे जो राजनेता हैं या जो नेता गन्ने की राजनीति करते हैं उनमें समझ की कमी है, या वो सत्ता से डरते हैं, या शायद उन लोगों को पता ही नहीं है कि आकलन किस तरीके से किया जाता है चीज़ों का। एक चीज़ होती है महंगाई दर, उससे मैं और आप, इस देश का प्रत्येक नागरिक, अमीर गरीब, सब का उससे वास्ता है सीधे तौर पर, क्योंकि वो महंगाई दर है।
यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो व्यापार की हो या वो मेरे घर के सामान की हो या मेरी पर्सनल ज़रूरत की हो, उस पे कितनी महंगाई बढ़ी है और उसका आंकड़ा भारत सरकार समय समय पर लोगों के बीच में साझा करती है और उसके आधार पर सरकारें अपनी कमर भी ठोकती हैं कि साहब देखिए मेरी सरकार में इन्फ्लेशन कम है, उसकी सरकार में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक, बिल्कुल बेसिक सी बात जी। 3 साल का अगर आप इन्फ्लेशन रेट लें एवरेज, मौजूदा टाइम पे 1 पॉइंट कुछ % है, कम है काफ़ी, लेकिन अगर मैं 3 साल, क्योंकि रेट 3 साल के नहीं बढ़े हैं, तो 3 साल का अगर आप इन्फ्लेशन एवरेज लें तो 6.2% बैठता है एवरेज इन्फ्लेशन। 3 साल पहले गन्ने का रेट 370 रुपये था। अगर 370 का 6% मैं उसमें ऐड करूं तो लगभग 23 रुपये के आसपास की कैलकुलेशन आती है 3 साल में, पहले साल की। तो 370 में 23 रुपये जोड़ दीजिए, पहले साल का इन्फ्लेशन एड्रेस हो गया। दूसरे साल में अगर आप 370 में 23 रुपये जोड़ते हैं तो 393 का रेट हो जाता है। अब 393 का 6% फिर जोड़ दीजिए, तो आप 3 साल का जब इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो इन्फ्लेशन की वैल्यू के हिसाब से सिर्फ इन्फ्लेशन के आधार पे 444 रुपये बैठते हैं, जिसमें आपने किसान को कोई एक धेला मुनाफे का नहीं दिया है। आपने सिर्फ किसान को इन्फ्लेशन दिया है, जो सामान्य वृद्धि हुई है महंगाई दर में, आपने सिर्फ वो दिया किसान को। अगर सिर्फ वो दे देते तो भी 444 रुपये का रेट होता। आपने किया कितना है? 400। तो ईमानदारी की बात यह है कि पश्चिमी यूपी या उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो गन्ना किसान है, वो 44 रुपये तो महंगाई दर से घाटे में है। मुनाफा तो बहुत दूर की कौड़ी है, मुनाफे की तो बात ही नहीं है। स्वामीनाथन आयोग के एमएसपी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन्फ्लेशन को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या ये हमारा आकलन गलत है? सवाल ये है कि पहले सरकारों ने 10 रुपये दिए थे, हमने 15 दे दिए। अरे भाई, इन्फ्लेशन बढ़ा है, आर्थिक परिस्थितियां बढ़ी हैं। पहले हमारे गन्ने का औसत लागत मूल्य अगर 10 रुपये था तो आज 100 रुपये हो गया है। तो उसी अनुपात में जो सरकार रेट बढ़ा रही है, उसकी जुगलबंदी से, नेता और मीडिया की जुगलबंदी से किसान को यह भ्रमित किया जा रहा है कि जैसे उसे बहुत कुछ मिल गया। वही हिटलर के मुर्गे वाली स्थिति। सरकार ये भी कहती है कि उन्होंने, खास तौर पर योगी सरकार, इस वक्त की सरकार, कि हमने पिछली जो समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की सरकारें थी उनसे बहुत ज़्यादा पेमेंट इस सेशन में किया है। नहीं, तो ये तो बुनियादी तौर पे सवाल ही गलत है ना। सवाल ये है ही नहीं कि पिछलों ने क्या किया, आपने क्या किया। सवाल ये है कि आज अगर गन्ने की औसत लागत मूल्य 450 रुपये प्रति कुंटल है और आप 400 रुपये दे रहे हैं। मैं सीएसीपी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वरना वो तो आंकड़ा और खराब है। स्वामीनाथन आयोग के अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 500 से ऊपर का रेट पड़ेगा किसान का। मैं उन बातों को नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं भाई, आप सिर्फ जो इन्फ्लेशन रेट है उसे तो मैच करो। आप पिछली सरकार ने दिया नहीं दिया, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप जिम्मेदार हैं आज 2025 में मेरठ के जो गन्ना किसान है, जो मेरे गांव का एक किसान है जिसने अपने खेत में गन्ना उगाया है, उसने उसमें जो उर्वरक गेरा है, उसमें जो पेस्टिसाइड गेरे हैं, इंसेक्टिसाइड गेरे हैं, जो लेबर लगाई है, क्या योगी जी ने मेरे गांव के उस गरीब किसान को वो पैसा दिया है? नहीं दिया। सवाल ये है, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि अखिलेश ने दिया नहीं दिया, मायावती ने दिया नहीं दिया, कांग्रेस ने दिया नहीं दिया। ये सवाल ही गलत है। आप बहस गलत जगह ले गए। आप कह रहे हैं कि भाव ठीक नहीं मिला है, लेकिन इस वक्त के जो किसान संगठन हैं या किसानों की राजनीति करने का दावा करने वाले राजनीतिक दल हैं, वो सब खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। उनके पॉजिटिव नहीं रविंद्र भाई, मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाक इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं भी एक किसान संगठन से हूँ। जय किसान आंदोलन जो योगेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में रहा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ उसका, और हमने बाकायदा इसका विरोध दर्ज किया है। सवाल ये है कि अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे और जो लोग खुशियां मना रहे हैं उनके ये कारण नहीं है कि उन्हें पैसे ज़्यादा मिल गए या वो सेटिस्फाइड है, वो इसलिए खुशियां मना रहे हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में हम जानते हैं कि इस वक्त जो राजनीति का जो समीकरण है वो कैसे बैठा हुआ है। आज अगर जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में ना बैठे होते तो वही लोग
जो आज जश्न मना रहे हैं, वो सड़कों पे गन्ना लेके बैठे होते हैं। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उनकी राजनीतिक गुलामी है। बात यह है कि मेरा खर्चा अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? लेकिन डरा हुआ किसान था। पिछले 2 साल से पैसे नहीं बढ़े थे। चुनाव 2027 में है, जो केंद्र का चुनाव है या राज्य का भी चुनाव, तो लोगों को लग रहा था इस साल तो बढ़ेगा ही नहीं। केंद्र का चुनाव 29 में होगा और 27 में यूपी का चुनाव होगा। हम सॉरी, और अब बिहार का चुनाव इस वक्त चल रहा है। बिहार के चुनाव से गन्ने का कोई मतलब नहीं था। तो हमारे यहाँ का जो आम किसान था वो डरा हुआ था। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये था कि यार गन्ने के पैसे ये बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन बढ़ गए तो खुश हो गए। भाई हम एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन आप इस पे जश्न मनाएं, आप इसे जस्टिफाइड करें, आप ये कहें कि ऐतिहासिक काम हो गया, तो माफ करिएगा, आपको आंकड़ा नहीं आता, आप गणित नहीं जानते, आप किसानी नहीं जानते, आप हिसाब लगाना नहीं जानते, आप घाटे में हैं। और घाटे की खुशी आपको मुबारक हो, हम इस खुशी में शामिल नहीं। एक वक्त था जब गन्ने के भाव के सवाल पर और भुगतान के सवाल पर पूरे वेस्टर्न यूपी की सड़कें जाम हो जाया करती थी और चीनी मिलों पर डेरा डाल देते थे किसान। डीएम चीनी मिलों के जो अधिकारी होते थे उनको बंधक बना लेते थे। हमने कई बार इस तरह की खबरें छापी कि डीएम ने आके कहा चीनी मिलों के अधिकारियों को बुला करके कि आप पेमेंट दीजिए, तुरंत पेमेंट नहीं देंगे जब तक तब तक आप जाएंगे नहीं। आज सब कुछ साइलेंस है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो क्या ये माना जाए सब कुछ ठीक चल रहा है, किसान संतुष्ट है, उनके भीतर कोई नाराजगी नहीं है? और अगर नाराजगी होती तो आंदोलन की शक्ल में क्यों नहीं आ रही है सामने? नहीं, उसका एक बड़ा कारण है। आंदोलन के लिए जो शक्ति चाहिए, एक लंबे समय से किसान को आर्थिक रूप से तोड़ा गया है और तोड़ तोड़ के उसको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि उसकी शक्ति अब है ही नहीं, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आपने भी वो पढ़ी होगी, कि सिंभावली शुगर मिल दिवालिया घोषित हो गया है। कितने हजार करोड़ का देनदारी है किसानों की, कौन देगा उस देनदारी को? मिल तो दिवालिया हो गया है। क्या आपने कोई आंदोलन देखा? क्या लोग सड़कों पे आ रहे हैं? क्या लोग अपने पैसे छोड़ देंगे? लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि लोगों के पास ताकत नहीं है। हाल ही में जो किसान आंदोलन हमने देखा, उस किसान आंदोलन के दौर में भी मैं दिल से एहसानमंद हूँ पंजाब और हरियाणा के अपने उन भाइयों का, अपने उन बुजुर्गों का, जिन्होंने किसान के सम्मान की लड़ाई को उस तरीके से लड़ा। पश्चिमी यूपी अपनी वो लड़ने की क्षमता को खो बैठा है। पश्चिमी यूपी का किसान अब लड़ना नहीं जानता और उसके बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण ये है, राजनीतिक कारण भी है। पहला बड़ा कारण ये है कि आर्थिक रूप से पश्चिमी यूपी का जो किसान है, परिवार, वो पूरी तरीके से अब खेती पे डिपेंडेंट नहीं है। उसकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, अगर 10 साल पहले उसे 10 रुपये भी चाहिए थे तो वो खेती से आते थे। इसलिए वो आंदोलित होता था, आक्रोशित होता था, उसको वो लड़ता था, संघर्ष करता था, अपने नेताओं से जवाबदेही मांगता था। लेकिन आज उसके घर में खेती के अलावा 4 आमदनी और आ रही है। उसके बच्चे पढ़ लिख के कहीं दिल्ली में, नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, मेरठ जैसे, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में नौकरी कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई छोटा मोटा अपना कोई और व्यापार कर रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से खेती के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से अब किसान को ये है, अरे मिल तो जाएगी। ये तो अच्छी बात है ना, ये इसका मतलब नहीं, सवाल ये नहीं है। बात ये है कि ये किसान के व्यक्तिगत तौर पे तो अच्छी बात है, एक परिवार के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो गन्ना का किसान है, सवाल तो गन्ने के किसान का है। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए महीने की आमदनी कहीं और से आ रही है और मैंने 4 लाख रुपए का गन्ना किसी मील में डाला है, तो क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आ रही है, इसलिए मेरे 4 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है, वो मुझे मिलेंगे नहीं। लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त ये, और राजनीतिक, जैसे मैंने कहा, इसका राजनीतिक कारण भी है, क्योंकि जो पश्चिमी यूपी में जो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, पश्चिमी यूपी लावारिस है राजनीति के रूप में,
आज की तारीख में हमारा कोई नेता नहीं, और जो नेता है वो बीजेपी में। तो विपक्ष के पास आज की तारीख में पश्चिमी यूपी पूरी तरीके से एक लावारिस राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें कोई विपक्ष का राजनेता नहीं है। मायावती वो ईस्टर्न की राजनीति कर रही हैं, अखिलेश यादव वो ईस्टर्न की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा है वो ईस्टर्न की राजनीति करती है। पश्चिमी यूपी की राजनीति, मैंने तो जब जयंत जी ने ज्वाइन की बीजेपी, मैंने उन्हें खुला पत्र लिखा था और मैंने लिखा था कि आप इस क्षेत्र की राजनीति के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। आज पश्चिमी यूपी का अगर कोई किसान, सिंभावली का किसान, अगर वो आंदोलित होना चाहे, कौन आएगा उसके साथ? किसके नीचे जाए? किससे कहे जाके कि भाई मेरी मदद करो आप? तो परिस्थितियां बहुत खराब हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। लेकिन विपक्ष भी तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्या विपक्षी राजनीतिक दलों ने कोई दामबंदी, कोई किसान आंदोलन की जमीन। मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव बताऊं रविंद्र भाई, किसान आंदोलन के दौर में आपको याद है, हम उस वक्त भी हम लोगों ने चर्चा करी थी और काफ़ी एक आपका और हमारा एक वीडियो वायरल भी हुआ था, नेशनल इंटरनेशनल। हम गांव-गांव जाते थे, हर गांव हम लोगों से कहते थे सिर्फ 2 ट्रैक्टर दिल्ली भेज दो, सिर्फ 1 ट्रैक्टर दिल्ली भेज दो। हमें मालूम है क्या स्थिति है। ये सामाजिक जो कमजोरी आई है, किसान पश्चिमी यूपी में किसान नहीं है, वो जाट है, त्यागी है, गुज्जर है, वो टूटा हुआ बिखरा हुआ समाज है। जब ये बिरादरी एक होएगी, जब ये बिरादरी किसान बनेगी, तब आप पश्चिमी यूपी में किसानों की लड़ाई को दोबारा जिंदा होकर देखेंगे। आपको लगता बनेगी? बनेगी, देर सवेर बनेगी, विकल्प नहीं है। बीजेपी भी बात करती है कि बिरादरीवाद नहीं हो, एकजुटता हो। नहीं, देखो, कहना और करना ये तो अलग अलग बात है, और आरएसएस और बीजेपी की तो ट्रेनिंग की कथनी करनी में फर्क पे आधारित है। गांधी को गाली देते हैं, गांधी को मारते हैं, इन्हीं के लोग व्हाट्सएप पे गांधी को गाली देते हैं और ये गांधी की पूजा करते हैं। तो ये तो विरोधाभास की पार्टी है। ये लोग तो जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। ये अगर ये कह रहे हैं कि जाट और गुज्जर की दोस्ती होनी चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि कल से जाट और गुज्जर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई झगड़ा होने वाला है। जब बीजेपी जो कहे उसके विपरीत दिशा में लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको नतीजे दिख जाएंगे। हरियाणा में जाट वर्सेस छत्तीस बिरादरी, यूपी में जाट वर्सेस गुज्जर, जाट वर्सेस सैनी, जाट वर्सेस कश्यप, सेंट्रल ईस्टर्न यूपी में यादव वर्सेस फला, यादव वर्सेस, तो ये राजनीति का आधार है। तो जो बीजेपी राजनीति करती है वो जुड़ने की राजनीति नहीं करती। ऐसा नहीं है कि राजनीति वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बिखराव की कर रही है, वो जातिगत बिखराव की राजनीति कर रही है, और इसीलिए वो सत्ता में है। उनका जो सत्ता का रास्ता है वो जातिगत बिखराव से होके जाता है। तो इसलिए भाजपा की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो कोई विपक्षी दल इस एकता के बारे में, जैसे अब सपा वो पीडीए पंचायत करने की बात कर रही है, बात तो कर रही है, लेकिन काम क्या कर रही है? मायावती जी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो चुकी हैं। कोई और राजनीतिक दल बचा नहीं हमारे पास ऐसा। और जो किसानों को खुद को संगठित होना चाहिए था, जो किसान आंदोलन करते हैं, किसान राजनीति करते हैं, उनको पढ़े लिखों से बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कुछ ढंग की बात करेगा उससे उन्हें परेशानी है। गोला लाठी की बात करने वाले लोग भारत पश्चिमी यूपी के किसान की राजनीति को ताकत नहीं दे सकते। गोला लाठी एक चीज़ है, ज़रूरत पड़ती है उसकी भी वो, लेकिन सिर्फ वही एकमात्र चीज़ अगर बन के रह जाएगी तो किसान राजनीति नहीं बनेगी। चौधरी महाराज सिंह भारती जब विदेश दौरे पे गए डॉक्टर साहब, तो ब्राज़ील में उस वक्त एथेनॉल का दौर चल रहा था, और ब्राज़ील का सरकारी डिपार्टमेंट जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो 100% एथेनॉल पे चलती थी। और तब उन्होंने भारत वापस आके यहाँ एक किताब लिखी, गन्ना चीनी समस्या और समाधान, और पहली बार कहा कि भाई अगर गन्ने से एथेनॉल बना लिया जाए, और उन्होंने बाकायदा उस किताब में लगभग 20-22 प्रोडक्ट हैं, कैनाइट बोर्ड है, वैक्स है, पेंट है, एथेनॉल है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें, और शुगर कॉम्प्लेक्स का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया पहली बार कि बजाय शुगर फैक्ट्री के लाइसेंस के शुगर कॉम्प्लेक्स का लाइसेंस हो, तो भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ती चीनी और सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट अपने किसानों को दे सकता है। तो अभी उसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें हुई हैं।
एक एथेनॉल और एक बिजली की टरबाइन से जो बिजली बन रही। और जिन जिन फैक्ट्रीज ने एथेनॉल और बिजली बनाना शुरू करा है, सिर्फ वही वो फैक्ट्रीज हैं डॉक्टर साहब जो अपने किसानों को पूरा पेमेंट टाइम से दे रही हैं। ना किसी सरकार का इससे लेना देना है, ना इसमें किसी सरकार की पहल है, ना किसी सरकार का इसको क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस में हुआ है। और जिन मिलों ने ये काम नहीं किए हैं वो मिल घाटे में हैं, और उन मिलों ने अभी तक अपने किसानों के पेमेंट नहीं करे हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो सरकार, जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं, हमारे यहाँ भी मोहद्दीनपुर कोऑपरेटिव मिल है, आप देखो पेमेंट के क्या स्टेटस है। क्या वो दौराला की तरह पेमेंट दे पा रही है? नहीं दे पा रही। क्या वो मवाना की तरह दे पा रही है? नहीं दे पा रही। तो सरकार पेमेंट नहीं दे रही है। ये जो वो परिस्थितियां बनी हैं समय के साथ आने में, जो एथेनॉल का और जो बिजली का और जो बाकी चीज़ों के से जो आमदनी बढ़ी है इन फैक्ट्रीज की, लेकिन ये परिस्थितियां पहले क्यों नहीं बनी? इसलिए क्योंकि पॉलिसीज नहीं थी। अब महाराज सिंह भारती ने 69 में ये आवाज़ उठाई जब अजीत सिंह पहली बार उद्योग मंत्री बने। उनको उनके पास गए, उनको वो किताब दी, उनको बताया कि भाई इस एथेनॉल के बारे में बात करो, गन्ना किसान है, तुम पश्चिमी यूपी की राजनीति करते हो। तब पहली बार अजीत सिंह को ये समझ में आया और उन्होंने एथेनॉल के बारे में बात करनी शुरू करी। तो जो आवाज़ 68-69 में उठाई गई, उस पर चर्चा 90 में आके शुरू हुई, 90 के दशक में, 80 के आखिर में आके। और धीरे धीरे वो पॉलिसी आज तक नहीं, अब जाके वो पॉलिसीज बननी शुरू हुई। और अब भी आपको पता ही है कि किन के बच्चे जो है इस एथेनॉल में सबसे ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं। पर बहरहाल हम इस बात पे खुशी हैं कि भाई कम से कम किसानों को पेमेंट टाइम से आ रहा है। लेकिन सिर्फ किसानों को टाइम से पेमेंट मिलना तो हल नहीं है ना, सही पेमेंट मिलना हल है, उचित दाम मिलने वो ज़रूरी है। संघर्ष यही होना चाहिए। देश का कानून तो ये कहता है कि 15 दिन में किसानों को पेमेंट हो जाना चाहिए, कानून तो ये कहता है। और वो आज नहीं, पहले भी था कानून, लेकिन सरकारें उन कानूनों में ढील देती थी, मिलों को बचाया करती थी। आज क्योंकि मिल सक्षम हो गए हैं तो वो टाइम से पेमेंट दे रहे हैं, वो कानून लागू हो रहा है। तो परिस्थितियां तो बदलती हैं और हर सरकार जो पहले से बाद में आती है, अगर वो चाहे तो बेहतर काम कर सकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके उद्योगों को, जो हमारे यहाँ, क्योंकि जो पूंजीवाद का जो विचार है, क्योंकि मूल रूप से आरएसएस और बीजेपी पूंजीवाद के विचार का समर्थन करती है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही है। कोविड जैसी महामारी में भी कितने कितने गुना बढ़ गए। लेकिन अगर कोई सरकार समाजवादी सोच की आएगी तो वो सरकार कहीं ना कहीं समाज के बारे में सोचेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी की जो विचारधारा रखने वाली कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वो हो सकता है कि एक दोनों चीज़ों के अंदर सामंजस्य बनाकर और दोनों चीज़ों को साथ लेके चले। तो विचारधारा के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन देश में देखते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। पर मौजूदा परिस्थिति ये है कि किसान के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। किसान को, समाजवादी सरकार से आपका क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी की सरकार? नहीं, देखिए ये गलत बात है। मूल रूप से आर्थिक और राजनीतिक 3 विचारधाराएं, बल्कि 4। एक पूंजीवाद है, एक समाजवाद है, एक कम्युनिज्म है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। जब कभी नेहरू जी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी और वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ लेके एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। उससे पहले तो पूरी दुनिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। या तो पूंजीवाद था, या समाजवाद था, या फिर कम्युनिज्म था। तो ये विचारधारा है। कोई पार्टी अगर उसका नाम रख ले तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी वैसी हो गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हिटलर अपने आप में है। उसकी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन क्या वो समाजवादी थी? नहीं थी। तो समाजवाद नाम रखने से कोई पार्टी समाजवादी नहीं होती। समाजवाद का आधार पे जो विचारधारा पे जो पार्टी चलती है वो समाजवादी सोच है। समाजवादी सोच है कि हमारे बच्चों को शिक्षा सस्ती मिले और अच्छी मिले। समाजवाद की सोच है कि लोगों की, मैं अभी भी कहीं मैंने कहा था, मैं दोबारा उस बात को कहूँ कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये समाजवाद है, समाजवादी पार्टी नहीं है। ये समाजवाद का दर्शन है। राष्ट्रपति का बेटा हो या निर्धन की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। रामविलास पासवान ने लोकसभा में ये नारा दिया था कि भाई जब हम कभी स्टूडेंट संघर्ष में थे तो हम ये बोला करते थे। चिराग पासवान तो शायद भूल गए इस नारे को। पर ये जो बेसिक सिद्धांत है ना कि भाई राष्ट्रपति का बेटा हो या निर्धन की संतान, सबकी शिक्षा एक समान,
ये समाजवादी विचार का आधार है, पार्टी से मतलब नहीं। आपको लगता है कि किसानों के हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे? निश्चित तौर पे बदलेंगे। बगैर संघर्ष के कभी कोई क्रांति नहीं आती, संघर्ष तो करना पड़ेगा। किसान आज संघर्ष करेगा जल्दी आएगा, देर से संघर्ष करेगा देर से आएगा। बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना। बच्चा रोता है तब उसे एहसास होता है कि बेटा भूखा है, इसे दूध की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं पिलाती। किसान जब तक अपनी परेशानियों को लेके सजग नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा, जब तक वो कैलकुलेशंस नहीं करेगा, वो खेती में किस आधार पे कितना इनपुट दे रहा है और उसको आउटपुट कितना मिल रहा है, उसको अपने निजी स्तर पे भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है इस दलदल से निकलने के लिए। और एक चीज रविंद्र भाई मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि पूरी दुनिया में खेती एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों से सीधे तौर पर इफेक्ट करता है। जिस जिस देश में सरकारें कृषि के अनुरूप नीतियां बनाती हैं वही देश तरक्की करते हैं खेती किसानी में। जो सरकारें उद्योग या पूंजीपतियों के अनुरूप नियम कायदे कानून बनाती हैं वह पूंजीवाद आगे चलता है। पूंजीवाद के आधार पे अमेरिका में आज जो फैमिली फार्म्स हुआ करते थे 90%, आज वो घट के 2% पे आ गए। 98% पूंजीवादियों ने वहाँ पे जो ज़मीनें हैं, जो खेती हैं, वो टेक ओवर कर ली, फैमिली फार्म्स ख़त्म हो गए। तो आपकी जो पॉलिसी है वो ये तय करेगी कि आने वाले देश में, आने वाले समय में देश का कौन सा वर्ग है जो देश को लीड करेगा। भारत 60% आज भी गांव में रहता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों से। आप चाहें या ना चाहें, अगर देश को तरक्की करनी है तो वो किसान के घर की तरक्की से जुड़ी हुई है। इस देश के किसान के घर की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। और अगर किसान का बेटा भूखा रहेगा, अगर किसान का बेटा निर्धन रहेगा, अगर किसान के बच्चे को पढ़ाई लिखाई उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी तो ये देश भी बीमार रहेगा, ये देश भी निर्धन रहेगा, ये देश भी गरीब रहेगा। तो ये तो इस देश के नीति निर्धारकों को आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू कम ऑन दिस पॉइंट एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चला जाए। आप धीरे धीरे आप आज आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ये कोलैप्स होने की परिस्थिति में है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो ज़मीन धंसने की जो गति है उसके ऊपर आई है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इस देश के 9 सिटीज़ इस वक्त बहुत भयंकर वाले रेड मार्क पर हैं और उसमें नंबर 1 पे दिल्ली है। क्योंकि आपने जो नीचे का जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो सारा का सारा आपने निकाल लिया है। जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल रही हैं, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे में धंस रही हैं। कभी भी दिल्ली को आप देखोगे कि ये कोलैप्स होगा क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं की है। आप सिर्फ लोड बढ़ा रहे हो शहरों पे। शहर की गलती नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि गांव में तो आदमी बचे ही ना, गांव के आदमी शहर में आके रहने लगे तो शहर पे तो लोड बढ़ेगा ना। तो आप गांव को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, गांव को ख़त्म कर रहे हो, शहर को बढ़ा रहे हो। लेकिन ये पॉलिसी अल्टीमेटली एक ना एक दिन आपको बदलनी पड़ेगी। चाइना बदल रहा है, आपको भी बदलनी पड़ेगी। आप इस बातचीत को बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले रहे हैं और ये गंभीर मसले हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, गाँव का जो पलायन है गाँव से शहरों की तरफ, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का सवाल इससे जुड़ा हुआ है, राजनीति इससे जुड़ती है। और हमने बात शुरू की थी गन्ने के भाव से। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो गुड़ बांट रहे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे जो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस भाव पर, साधारण किसानों से भी बात करेंगे, गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। चीनी मिलें शुरू हो गई हैं, कुछ शुरू हो रही हैं, तो उनके यार्ड्स में जाकर के किसानों से भी हम उनकी राय जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। हमसे बात करने के लिए मनीष भारती जी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आपने जो एनालिसिस किया है निश्चित तौर पर उस पर हमारे दर्शक प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं।